बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। ग़ज़ा को बिल्कुल मलयामेट करने के ऊपर आए हुए हैं। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जो कि पूरी दुनिया को हिला सकता है, जो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता है, वो इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है। इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। वेस्टर्न मीडिया हो, मिडल ईस्टर्न मीडिया हो, यूरोपियन मीडिया हो, या हमारा एशियन या साउथ एशियन मीडिया हो, या फार ईस्ट के ममालिक हों, सब के सब इस वक्त इसकी लपेट में आए हुए हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट इस बात का मज़हर है कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जो कि पूरी दुनिया को हिला सकता है, जो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता है, वो इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है। और ये इस बात का भी मज़हर है कि मिडल ईस्ट के अंदर से पहले भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए जिसकी वजह से दुनिया के अंदर बहुत सारी अथल पथल हुई। जैसे इराक़ के अंदर अमेरिकन इन्वेजन, जैसे सीरिया के अंदर बशार असद और रिबेलियंस जो रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते थे उनका मसला, जैसे कि ईरान और सऊदी अरब का मसला, जैसे कि लिबिया और नाटो के फोर्सेस का मसला, कज़ाफ़ी जिसकी नतीजे में जो है वो मारे गए थे। तमाम वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि पिछले 20 सालों के अंदर हमारे सामने आए हैं। लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स का अगर देखा जाए तो रूट कॉज, इन कॉन्फ्लिक्ट्स का अगर देखा जाए तो जो शाखसाना है, जो जड़ें हैं जो जाके मिलती हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वो एक कॉन्फ्लिक्ट से मिलती हैं, वो है फ़लस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, यानी इजराइल के वहाँ मौजूद होने की वजह से, उस ऑक्यूपाइंग फोर्स के वहाँ मौजूद होने की वजह से मिडल ईस्ट जो है वो बिल्कुल भी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा, स्टेबल नहीं हो पा रहा। जो वहाँ पे चंद रियासतें हैं भी जिनकी इकॉनमी और जीडीपी बहुत अच्छा है, वो भी एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहरहाल उनको रहने पे मजबूर किया जाता है। चाहे वो यमन के हौथियों का और सऊदी अरब का मसला हो, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब का मसला हो, चाहे वो हिजबुल्लाह और इजराइल का मसला हो, ये तमाम वो मामलात हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ मिडल ईस्ट को नहीं, फिर ये यूरोप को, अमेरिका को, आप देखेंगे दुनिया बाकायदा दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है इस एक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। बहुत से लोग इसका कश्मीर से भी मुवाजना करते हैं, लेकिन कश्मीर को शायद उस तरीके की बैनुल-अक़वामी सपोर्ट हासिल नहीं हो पाती। उसकी वजह आगे जाके मैं बयान करता हूँ। फ़लस्तीन का मसला एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर दुनिया बाकायदा दो धड़ों में तकसीम हो जाती है। एक वो जो कि फ़लस्तीन के कॉज के साथ, फ़लस्तीन के लोगों के साथ, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर जो ऑक्यूपाइंग फोर्स खड़ी हुई है, जो उनका जेनोसाइड हो रहा है, वो उनको सपोर्ट करे, उनके कॉज को। और दूसरी साइड पे वो लोग जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जो कि अभी हमारे सामने बहुत खुल के आ भी गया है। इन दो धड़ों के अंदर जब तकसीम होती है दुनिया, तो हम देखते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, इसके जो लीडरान हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो बाकायदा नज़र आते हैं कि वो अपनी अपनी जगहों के ऊपर खड़े हुए हैं। बोलीविया और कोलंबिया जैसी ईसाई रियासतें जो हैं वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता करती हैं। अरब स्टेट से बहरहाल एक मीगर सी आवाज़ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एक स्टैंस शुरू से रखा हुआ है। आज तक इसराइल के साथ सफ़ारती ताल्लुकात कायम नहीं किए, बल्कि एम्बेसडर मुनीर अकरम ने बहुत ज़बरदस्त एक स्टैंस लिया यूएन की जनरल असम्बली के अंदर, और फ़लस्तीन के कब्ज़े को, जो इसराइल का कब्ज़ा है वहाँ पे, उसको ओरिजिनल सिन से ताबीर किया। ओरिजिनल सिन जिनको नहीं मालूम, उनको मालूम होना चाहिए कि जूडिज़म के अंदर और क्रिस्टियनिटी के अंदर जो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का जो किस्सा है, और उसके अंदर जो एक पहला गुनाह है, उसको वो ओरिजिनल सिन से ताबीर करते हैं कि उसकी वजह से जो है वो बेदखल किए गए थे जन्नत से। तो ये ओरिजिनल सिन का मेटाफोर यूज़ किया बाकायदा एम्बेसडर मुनीर ने, और लोगों को बताया कि ये एक्चुअल इशू, यानी जो 7 अक्टूबर का मसला है हमास के इशू का, वो एक प्रॉक्सिमेट कॉज है, वो एक्चुअल इशू नहीं है। एक्चुअल इशू ऑक्यूपाइंग फोर्स का वहाँ पे होना है। और यही पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस रहा है, कश्मीर के हवाले से भी यही पाकिस्तान का स्टांस रहा है, बाकी दुनिया के ऐसे कज़ियों के मतलब भी। इसी तरीके से आप ईरान का तो मामला सबके सामने मौजूद है। अफ़गानिस्तान से भी आवाज़ उठी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी उठी, रशिया ने इसके बर्बाद की, चाइना ने इसके बर्बाद की। बट व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ में, तो एक मुल्क ऐसा है जो कि इजराइल के साथ खड़ा है, और वो है इंडिया, भारत। आपको उनके मोदी साहब की तरफ से या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बहुत बाद में एक स्टेटमेंट मिलती है, जो कि वो शायद एक कवर अप करने की कोशिश की जाती है। टू स्टेट जो एक उनका फार्मूला है, जो पूरी दुनिया परपेचुएट करती है, प्रोपोगेट करती है उसके ऊपर। लेकिन पूरे इंडियन मीडिया को उठा के देख लें, सब के सब जो हैं सगत जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट करें। सो मच सो के विष्णु गुप्ता हैं, ये आरएसएस के हेड हैं, 58 साल के शख्स हैं ये अपने 200 और ये हेड हैं आरएसएस के,
ये अपने 200 कारिंदों के साथ इजराइल की एम्बेसी के बाहर जाके खड़े होते हैं और कहते हैं कि जी मैं इजराइल में जाके हमास के ख़िलाफ़ लड़ने को तैयार हूँ और इजरायली लोगों के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों को मारने के लिए तैयार हूँ। और ये बाकायदा ये दावा करते हैं कि 1400 साल से जो एक जंग चल रही है उसको इजराइल जो है, ये हमारी जंग जो है वो उनकी और हमारी जंग एक ही है। इसी तरीके से अर्नाब गोस्वामी को आप देख लें, आप वो गौरव वारिया को आप देख लें, इसी तरीके से आप वो जो एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उसको आप देख लें। ये तमाम लोग जो हैं ये फेस हैं बीजेपी का, ये फेस हैं इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी का, और ये दिखाते हैं कि इस वक्त ये इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो इंडिया की बीजेपी है, जो आरएसएस है, वो इस वक्त किस साइड के ऊपर खड़ी है। तो तारीख़ में ये बड़ा खुल के सामने आए हैं इस वक्त इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कि ये इस वक्त आइडियोलॉजिकली किसके ट्विन हैं। तो ग्लोबल साउथ के अंदर अगर आपको एक मुल्क नज़र आएगा जो कि इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है, ग्लोबल नॉर्थ के साथ खड़ा है, वो है इंडिया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इन दोनों को उस तरह की पजीराई या उस तरह की अट्रैक्शन नहीं मिलती पूरी दुनिया में ग्लोबल सतह के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, लेकिन कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान बहरहाल अपने आप को अकेला पाता है बहुत से मामलों के अंदर। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है जो कि इंडिया के एम्बेसडर के तौर पे काम करती है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, चाहे वो नॉर्मल लोग हों, चाहे वो किसी सर्विसेज का हिस्सा हों, और वो इंडिया के कॉज को बहरहाल आगे बढ़ाते हैं, एक नेशनलिस्ट कॉज को, और उसमें कश्मीर के मसले को थोड़ा सा टोन डाउन करते हैं। फ़लस्तीन के मसले में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे PLO हो, हमास हो या कोई भी हो, वो बहरहाल फ़लस्तीन के इशू के ऊपर इजराइल को उसी तरीके से लेते हैं जिस तरीके से उनको लेना चाहिए। तो ये एक फ़र्क है। आप कह लें कि कंपैरिजन अगर हम कभी करना चाहें तो इसका एक रैशनल ये बनता है कि फ़लस्तीन का कॉज जो है, इसमें इवन वेरिंग पार्टीज़ जो हैं वो एक पेज पर है व्हेन इट कम डाउन टू फॉरेन अफेयर्स, लेकिन कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक तरह से अकेला ही अपनी जंग लड़ रहा होता है कश्मीर कॉज के लिए। तो इसलिए भी पजीराई उस तरीके से नहीं मिलती, बल्कि उल्टा चैलेंज मिलता है इंडियन मुस्लिम्स जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ से। दूसरा ये कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या है। बहुत सारी पाकिस्तान से आवाज़ें आती हैं कि हमें इजराइल को जो है, बहुत थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं, खैर 2-3 आवाज़ें शायद आती हैं कि इजराइल को हमें जो है वो सपोर्ट करना चाहिए या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से 2 स्टेट फार्मूला कायद-ए-आज़म ने बात की थी और उसी के ऊपर आज तक पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि 2 स्टेट फार्मूला के ऊपर हमें जाना चाहिए, इसी को हमें प्रोपोगेट करना चाहिए, इसी को हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करेंगे तो जिस वक्त सबसे बड़ा मसला, जिस वक्त आप इजराइल को एक्सेप्ट करने की बात करेंगे, यू विल हैव टू गिव अप ऑन ऑल दोज प्रिंसिपल स्टैंसेस जो कि आपने आज तक लिए हैं, बशमूल कश्मीर के, बशमूल उन तमाम मामलात के जहाँ पे पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठाता है मजलूमों के लिए। तो एक ऑक्यूपाइंग फोर्स को बेशक उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत सारे शायद हो रहे हों या ना हो रहे हों, ये भी एक एजम्पशन ही है कि शायद हों। ऑक्यूपाइंग फोर्स का साथ देने से कभी भी आपको उस तरह के फ़वाइद हासिल नहीं होते इंटरनेशनल अरीना के अंदर लॉन्ग रन के अंदर, जितना कि आपको प्रिंसिपल स्टांस लेने की वजह से होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कभी भी अपनी प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ उस वक्त तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट जो कि रीजन के अंदर हैं वो कवर अप ना हो जाएँ, रिजॉल्व ना हो जाए। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी। मैंने कोशिश की कि कुछ जो चीदा सवाल हैं इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, मैं उनके ऊपर आपसे कुछ बात कर सकूँ और उसका अपने एक एनालिसिस जो है वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकूँ। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, गज़ा को बिल्कुल मलियामेट करने के ऊपर आए हुए हैं। बाकायदा इसके ऊपर जो अमेरिकन्स हैं, वेस्टर्नस हैं, वो होली बाइबल को बाकायदा इन्वोक कर रहे हैं, उसकी वर्सेस को एक पूरी होली वॉर के तौर पे इसको वो लोग लेके चल रहे हैं। इसके ऊपर हम अगली किसी वीडियो के अंदर डिस्कशन भी करेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर मुतल्ला कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।